नमस्कार श्रोताओं, मैं आलोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपना विशेष कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग लेकर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का रंग है रचनात्मकता या क्रिएटिविटी की बहुरंगी दुनिया का। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी एक पहचान तक सीमित नहीं बल्कि बहुआयामी प्रतिभा, समर्पण और जुनून का जीवंत उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं गिरीश कुमार यादव की। एक ऐसा नाम जो थिएटर के मंच से लेकर फिल्मों की दुनिया तक, स्काउटिंग से लेकर समाज सेवा तक और अब फैशन और मॉडलिंग के ग्रैंड स्टेज तक हर जगह अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, 55 से अधिक नाटकों के अभिनेता और कई यादगार नाटकों के निर्देशक, 7 नेशनल ट्रैकिंग एक्सपेडिशन में पूरे कर चुके माउंटेनियर, एनसीसी के बेस्ट कैडेट ऑफ गुजरात और 2025 में मिस्टर भारत, मिस्टर लिट मैग्नेटिक चेरिस्मा जैसे प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले सुपर मॉडल। इतना ही नहीं, वे एक ऐसे कलाकार हैं जो मानते हैं कि कला केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि संस्कार, नेतृत्व और समाज को रोशन करने का माध्यम है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज हम सुनेंगे एक ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी जिसमें संघर्ष भी है, समर्पण भी, अनुशासन भी और चमक भी। डॉक्टर गिरीश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार आलोक जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन है। बड़ा अच्छा लग रहा है आलोक जी आपकी बातें सुनकर, और जो आपने प्रशंसा के शब्द कहे हैं, ये मेरी कोशिश है और आप इसे इतना सम्मान देते हैं, मैं आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो गिरीश जी, शुरुआत करते हैं। शुरुआत आपके रेल के सफर से ही करते हैं। आपका सफर रेल सेवा से लेकर अभिनय, निर्देशन, मॉडलिंग और समाज सेवा तक बहुत बहुआयामी रहा है। इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? थोड़ा हमारे साथ साझा कीजिए। एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ जी। कि इबादत की तरह ये काम करते हैं, रोज उनको हम सलाम करते हैं, जिनकी दुआओं से रोशन रहा है आशियां हमारा, ये खुशी के पल हम उन्हीं के नाम करते हैं। मैं श्रेय देना चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरे भाइयों को, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक उन्होंने कभी भी मुझे किसी काम के लिए रोका नहीं, हमेशा प्रोत्साहित किया। जबकि हम बहुत छोटे से परिवार से आते हैं, आर्थिक तंगी से हमारा बचपन गुजरा है, क्योंकि आप कहें कि मैं दाहोद गुजरात में ही मेरा जन्म हुआ है। वहां पर रेलवे का एक कारखाना है, हमारे पिताजी वहीं काम करते थे, तो रेलवे कॉलोनी में ही हम बड़े रहे। और वहां से हमें प्रेरणा की शुरुआत हुई। हमने 10 साल की उम्र में स्काउटिंग ज्वाइन कर ली। उसी में हम कैंप फायर करते थे, हम समाज सेवा करते थे। एक गुट्टन हुआ करता था कि हमें बचपन से सिखाया जाता था कि किस तरह से आप समाज के प्रति रोज प्रतिदिन एक सेवा का क्या कार्य करते हैं। यही मूल मंत्र था बचपन में जो हमारी स्काउटिंग ने हमें दिया था। पहला था कोशिश करो, फिर जवानी हुए तो तैयार रहो, और फिर बड़े हो गए तो सेवा करो। तो ये सब माध्यम थे जिनकी वजह से हमें प्रेरणा मिली, और मैं परिवार को श्रेय इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे हर काम में सहयोग दिया और हर कुछ करने के लिए प्रेरित किया, कभी मना किसी के लिए नहीं किया, जबकि आर्थिक रूप से हम लोग इतने सक्षम नहीं थे। जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप दाहोद से आपकी पैदाइश है और मतलब जो शुरुआत के फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसमें स्काउटिंग ने आपका बड़ा साथ दिया। मुझे जी याद है शुरू में बच्चे स्काउटिंग में, आज से बहुत साल पहले स्काउटिंग बहुत ही स्कूल्स में बहुत ही पॉपुलर चीज थी और काफी लोग जुड़ते थे इससे। आई रिमेम्बर स्काउटिंग का। तो बचपन या यौवन का कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको ये जो बहुआयामी जीवन, मल्टी टैलेंटेड आप लाइफ आप जी रहे हैं, इसका कोई एक डायरेक्शन मिली हो या ऐसी कोई दिशा मिली हो,
कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो शेयर कीजिए। एक्चुअली मेरा जॉब जो लगा था रेलवे के अंदर, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, इसलिए मुझे स्काउटिंग के बेस पर रेलवे के अंदर मुझे जॉब मिला। और जिस कॉलोनी में मैं रहता था, दाहोद, अगर आप कभी गए हैं तो दाहोद एक कॉलोनी है, उसके पास में एक बड़ा मार्केट जो है, वहां पर एक सरगम ऑर्केस्ट्रा चला करती थी। कपिल देव त्रिवेदी जी है जो उसका संचालन करते थे। तो यौवन के टाइम में हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि हम, क्योंकि उस जमाने में टीवी नहीं हुआ करते थे, एक रेडियो होता था या लाइव ऑर्केस्ट्रा होती थी, तो एक सपना था कि ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करेंगे। तो सरगम ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करी, और वही ऑर्केस्ट्रा पार्टी बाद में नवरात्रि के समय में गरबे का प्रोग्राम करती थी। तो हम कुक्षी, मनावर, जावा, खरगोन आदि में हमारे ऑर्केस्ट्रा पार्टी गरबा भी करती थी और साथ में ऑर्केस्ट्रा भी चलाया करती थी। तो मैं उसमें मिमिक्री आर्टिस्ट भी था, एंकरिंग करता था, गरबे गाया करता था। तो ये सब चीजें वहां से हुई। और साथ में जब थोड़ा सा हम जब थोड़ा सीनियर हो गए हमारे रेलवे के अंदर, तब हमें फाइन आर्ट्स एसोसिएशन का एक सेक्रेटरी पद मुझे दिया गया, जिसके अंदर हम नाटक और गायन का काम करते थे। एक थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी का, जो एनएसडी से शिक्षा प्राप्त कर कर आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि गिरीश जी, अगर आपकी बड़ी यूथ पर अच्छी पकड़ है, क्योंकि आप स्काउटिंग में है, यूथ को डील करते हैं, तो हम एक नाटक संस्था चालू करना चाहते हैं। तो हमने वहां पर सरस्वती कला मंच के नाम से एक संस्था चालू करी, और जिसने बहुत सारे प्रोग्राम करे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 12 से 16 जनवरी 1995 में जो भारत युवा उत्सव भोपाल में हुआ था, वहां पर मेरा एक नाटक गया था, जिसका निर्देशन किया था एक प्राचीन, और इसमें राष्ट्रपति जी आया था उसका का उद्घाटन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मंच संचालन, ये फिर एनसीसी भी उसी जॉब में करी, तो पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, मतलब यौवन के समय का जो अनुभव है ना, मैंने सोचा कि आराम से नहीं जीना है, बस बिजी रहना है, कुछ कुछ करना है। क्योंकि मेरा मानना था कि न सोचो कभी फूलों की तरह जीने की, जिस दिन खिलोगे मुरझा कर बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर की तरह जियो, तरह से गए तो खुदा बन जाओगे। बस वाह सर, वाह जी, वाह। ये तो आपने सारी बात एक शेर में कह दी। मजा आ गया, मजा आ गया। जवानी में जो जवानी के जो मजे के दिन थे, उसमें हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत करी, और हर कुछ सीखने की ललक जो थी, वो उसने थोड़ा कुछ मल्टी टैलेंटेड जो आप कह रहे हैं बनाने की कोशिश करी है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो ये तो शेर सुन के ही मजा आ गया। अच्छा गिरीश जी, अब आगे चलते हैं। आपको 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से और राष्ट्रपति वीवी गिरी के हाथों से। उस सम्मान की भावनाएं हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। कैसे सब कुछ हुआ, किस काम के लिए मिला, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, धन्यवाद। स्काउटिंग तो मेरा जीवन ही स्काउट को समर्पित है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे भगवान के का जो मंदिर है, उसमें एक छोटा सा लॉर्ड वेडन पॉल, जो स्काउटिंग के प्रणेता, उनकी एक छोटी सी तस्वीर रखी हुई है। तो मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि इसने हमने समाज सेवा उसने सिखाई, हम कैंप फायर के दरमियान हमें एक्टिंग सिखाई, वन संचालन सिखाया। तो जो कुछ है, मैं मुझे लगता है कि मैं आज कुछ हूँ जो स्काउटिंग की वजह से ही हूँ। और इसने देखो, मेरे ख्याल से एक भारतीय होने के नाते सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है कि राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिलना, है ना। तो वीवी गिरी साहब से मुझे 1 जनवरी 1974 में मुझे पहला राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, 1 जनवरी 1974 को। लेकिन मैं कहूंगा कि मेरा शायद दुर्भाग्य रहा कि उस वक्त शायद एक रेलवे की बहुत बड़ी आंदोलन चल रहा था, एक स्ट्राइक चल रही थी, 73 से 84 की बात है। उस वक्त हमें राष्ट्रपति भवन में जाने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि वो इतनी बड़ी स्ट्राइक थी कि हम नहीं पढ़ा। तो हमें सर्टिफिकेट हमको बाय डाक से या हमारे किसी स्थानीय उसमें दे दिए गए थे, तो वो तो हो गया।
लेकिन 17 जनवरी 2005 को कलाम साहब से जो पुरस्कार मिला वो अशोका हॉल में था। आप देखिए, मैं अभी मैं बोल रहा हूँ और मैं इतना रोमांचित हो रहा हूँ बोल के। रोमांचित, बिल्कुल हाँ, कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मतलब जो 1969 से जो आपने स्काउटिंग का सफर शुरू किया, बिना किसी आशा अपेक्षा के समाज की सेवा करी, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंप करे, युवाओं को ट्रेनिंग दी, उससे बहुत सारी कहानियां हैं। और उसका परिणाम ये था कि आपको 17 जनवरी 2005 में कलाम साहब से अशोका हॉल के अंदर आपको मिलता है। आप उसकी एक खाली कल्पना कीजिए कि आप राष्ट्रपति जी के सामने खड़े हैं, स्क्रीन पर आपकी उपलब्धियों का जिक्र हो रहा है, अनाउंसमेंट चल रहा है, और कलाम साहब तो जो सबके युवाओं के प्रेरणा रहे हैं वो सामने खड़े हैं और आपके बारे में। उस वक्त जब राष्ट्रगान जो बजा था, पहली बार मैंने अनुभूति करी कि राष्ट्रगान मतलब क्या इफेक्ट था। जो पहली बीट से जो राष्ट्रगान गाया गया था वो एक अजब सी अनुभूति थी। मैं सब शब्दों में इसे बयान नहीं कर पाऊंगा। और मैं उनके पास गया, हमें बराबर ट्रेनिंग दी गई थी पहले कि कितनी दूर खड़े रहना है, कैसे लेना है, और वो सम्मान प्राप्त किया। उसका नाम, पुरस्कार का नाम था सिल्वर स्टार, जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, जो विशिष्ट और दीर्घकालीन और लगातार सेवा के लिए दिया जाता है। तो 36 वर्ष की जो सेवा थी सर, उस उपलक्ष्य में ये पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ था। बहुत बढ़िया गिरीश भाई, ये तो आपने जिस तरह से सुनाया मुझे रोमांच अनुभव होने लग गया। पहली बात तो ये जो आपने बेडन पॉवेल को इतना सम्मान दिया है, उनकी फोटो अपने यहाँ लगाई है, ये ही अपने आप में बहुत एक अनूठी चीज है। और दूसरी बात जो आपने ये बताया, मुझे याद आ गया जब आप जिक्र कर रहे थे कि एक रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी, 74-75 की बात है। जॉर्ज फर्नांडिस उस टाइम वो थे, उसके नेता थे रेलवे हाँ, ये आपको याद है? बिल्कुल, जॉर्ज फर्नांडिस थे उस टाइम। बहुत बड़ी रेलवे की स्ट्राइक चली थी, वो मुझे याद हो गया। उसकी वजह से आप लेने नहीं जा पाए। हाँ। लेकिन आप दोबारा एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास पहुंचे और आपने लिया। और वो जो आपने डिस्क्राइब किया, जिस तरह राष्ट्रगान बजता है और कैसे आदमी रोमांचित हो जाता है, वीरता की भावना, देशभक्ति की भावना, ये सारी भावनाएं गड्ढ-मड्ढ होके आपके दिमाग और जहन में आ जाती हैं। तो वो एक अनूठा पल होता है, उसको कोई चीज रेप्लिकेट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मजा आया। जी। तो इतना बढ़िया सम्मान आपको और स्काउटिंग की वजह से मिला, ऑफ कोर्स, ये बात तो है ही आपको। तो ये आपका डेडिकेशन है स्काउटिंग के प्रति, यही कह सकते हैं हम। तो एक और, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शिक्षा विभाग द्वारा भी आप सम्मानित हुए हैं। तो ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है? हाँ, एक्चुअली मैं एक लीडर ट्रेनर, एक सर्वोच्च ट्रेनिंग है जिसके राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें आपको तो मैं लीडर ट्रेनर हूं। भारत सरकार आपको अन्य देशों के अंदर, जो एशियाई देश हैं, सार्क कंट्रीज हैं, उसमें आपको प्रशिक्षण देने के लिए आपको विदेश भेजती है। तो भारत का प्रतिनिधित्व मैंने किया था। पाकिस्तान, मुझे सबसे पहला मेरा जो दौरा था, विदेशी दौरा भी मेरा पहला दौरा था, तो वहां पर पाकिस्तान गया था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतना प्रेम और सम्मान पाकिस्तान के लोगों और उनकी सरकार द्वारा प्राप्त हुआ कि मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, वहां पे मैं जाने के बाद बड़ा फेमस हो गया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच में काफी फेमस हुआ था। उनको ये सिर्फ एक पता चल गया था कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड हूँ। तो हम लोग फुर्सत में बैठा करते थे, बोले वो रफी साहब के बड़े दीवाने हैं। तो बोले गिरीश, हाँ जनाब रफी साहब का कोई गाना सुना है? तो मुझे अभी तक वो गीत के थोड़े से बोल याद है। वो मैं गाना सुनाया करता था। सुना दीजिए। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहां
तो ये से वाह। रवि साहब के गाने के बड़े दीवाने होते थे। तो जब भी फुर्सत होती थी कैंप फायर में तो मुझे बोल देते, गिरीश गाना सुनाइए, आप गीत सुनाइए। अच्छा, तो चलिए ऐसे गुनगुना लिया करते थे। चलिए चलिए। बड़ा अच्छा। एक अगर वक्त है तो मैं कुछ थोड़ा सा और जिक्र करना चाहूँ इसके बारे में, कुछ बता सकता हाँ हूँ हाँ कुछ। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। अफगानिस्तान के अंदर बड़ी एक समस्या ये थी कि न उन्हें इंग्लिश आती है और न उन्हें हिंदी आती है। वो हाँ, दोनों वर्ड, पश्तून अब आती उनको, है मेरा। हाँ, पश्तून आती है, पश्तून। पश्तो, हाँ, लैंग्वेज वहां पर चलती, तो समझ में नहीं आता था इनको किस भाषा में इनको बताया जाए। तो इंटरप्रेटर हुआ करता था। तो मेरा ट्रेनिंग देने का तरीका मैंने फिर पूरा एक्सपेरिमेंट बेस किया था, उनको खेल खेल में कुछ सिखाया करता था। और वहां पर अफगानिस्तान के अंदर शाम को ही तो बोले, गिरीश जी, वो जो भी अपनी भाषा में उन्होंने मेरे को समझाया कि यहाँ पर सास भी कभी बहू थी। अच्छा एक वो सीरियल उस जमाने में बड़ा फेमस था और उस वक्त वहां भी देखा जाता था अच्छा। वो, उनकी लैंग्वेज के अंदर। तो उन्होंने बोला, गिरीश जी हम ये मतलब कैसे देखेंगे? तो बोले हम टीवी लगा देंगे, सब लोग बैठेंगे। तो हम्म, वो इस सास बहू, सास भी कहीं बहू थी का सीरियल वहां पे चल रहा था। हम सब यहाँ बैठे हुए थे। तो उसमें मिहिर पहली बार मरा था। तो बड़ा शौक हुआ। तो मेरा चिंता मत करो, क्योंकि अपनी बार 3 बार मार के जिंदा हो चुका था मिहिर। तो मैंने बोला ज्यादा रोइए मत, 3 बार मरेंगे फिर जिंदा होंगे। तो दोस्तान काफी, मतलब अफगानिस्तान जो लोग हैं वो भारतीयों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत हाँ अच्छा सही। लगता है। हाँ गिरीश भाई, एनसीसी में भी आज बेस्ट कैडेट ऑफ गुजरात घोषित हुए, और राजपथ पर परेड, ये माइलस्टोन आपके जीवन और व्यक्तित्व को कैसे गढ़ने में सहायक हुआ? ये आज राजपथ परेड में भी आपने रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब है गुजरात को। जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में। हाँ, कॉलेज के अंदर मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी, क्योंकि मेरा अच्छा। लक्ष्य बिल्कुल बिल्कुल क्लियर था कि मुझे हम्म, मिलिट्री ज्वाइन करना है। मैं बहुत अभी भी जो कुछ मिलिट्री के जो पिक्चर होती है या बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मैं मिलिट्री अच्छा। में ही जाना है। लेकिन जी। उस वक्त हमें पता नहीं होता था। एक रोजगार समाचार आया करता था, रविवार के दिन आया करता था। उसकी बिल्कुल आता लूट था। मचती थी, उससे ही पता चलता था कि कहाँ नौकरी मिलेगी, क्या होगा। तो एनसीसी मेरा लक्ष्य था कि मैं करूंगा। और आपको मैं बताऊं, उस जमाने के अंदर हिप्पी लोग का दौर था। वो नहीं, वो बड़े बड़े हम्म। बाल होते थे हाँ और हाँ बिल्कुल। हरे रामा हरे कृष्णा हरे चरस रामा हरे कृष्णा गांजा। वाली पिक्चर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो उस वो जो समय था उस वक्त मैं कॉलेज में था। तो हम्म उस वक्त एनसीसी में रहना है तो बाल बिल्कुल छोटे रखने हैं आपको, एकदम हम्म क्रू कट। हम्म क्योंकि हम्म 4 साल आप सीनियर डिवीजन हो, मैं एनसीसी कर रहे थे। तो हम्म मेरे साथी मुझ पर बड़ा हंसा करते थे, क्योंकि हम्म फैशनेबल तो मैं अब हूं, उस जमाने में था लेकिन एनसीसी करना था, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे बाल रखता था। वो हम्म जब हिप्पी का दौर था फैशनेबल, उस वक्त हम छोटे छोटे बाल रखा करते थे। हम्म आ, तो कॉलेज में के साथी हंसते थे, पर मैं मतलब कठोर दिल कर कर आ, उनके हंसी को स्वीकार करता कि मैं बड़ा नमूना लगता था कि सबके बाल बड़े हैं इतने, और मैं करता था। और उस वक्त भी मुझे याद आती है कि लक्ष्य था कि मिलिट्री में जाना है, तो सोचता था कि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हम्म। नसीब से कहाँ हासिल होती हैं, ओहो। तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। तो लक्ष्य था, जिद थी कि मिलिट्री में हम्म जाएंगे। और अटैचमेंट कैंप किया, राजपथ पर आपने मार्च किया, पैराग्लाइडिंग हम्म किया, राइफल शूटिंग हम्म किया, और हम्म। एक ग्रेड प्राप्त किया, बेस्ट अच्छा। कैडेट गुजरात मिले। वाह। तो ये मेरा एनसीसी का एक सफर था। नहीं मतलब वो चूंकि आप एनसीसी स्टेपिंग स्टोन होता था आर्मी में जाने वालों के लिए, तो आपकी एस्पिरेशन थी कि आप आर्मी में जाए, तो जाएंगे। नेचुरली आप एनसीसी के प्रति काफी सिंसियर थे, बिल्कुल। हाँ, सी और सर्टिफिकेट मुझे मिला था और सी राजपथ सर्टिफिकेट, पर मिला था। हाँ हाँ, वो बिल्कुल। कॉलेज में जाने पे ही सी सर्टिफिकेट मिलता था, मुझे याद जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन एनसीसी में तो मैं मिलिट्री में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरी दीवानगी इस तक की थी कि दाहोद के पास गोधरा में हमारा बटालियन हेडक्वार्टर हुआ करता था। हम्म तो तो मैं, आप यकीन करेंगे, मैं कॉलेज से पूरा होने के बाद मैं सीधा बटालियन हेडक्वार्टर में चला गया। मैं बोला हमें साहब से मिलना है। तो वो मुझे हम्म गेट पे मेरे को जाने नहीं था, क्योंकि उस वक्त नौकरी हम्म कहाँ मिलेगी मिलिट्री में, कैसे भर्ती करना है,
कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं सीधा साहब बोला। तो सोल्जर ने जाके बोला कि सर वो कोई एक एनसीसी कैडेट है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो मैं गया था, हमने सैल्यूट वैल्यूट दिया, अंदर जाके बोला, तो बोले बोलो जनाब। मैंने बोला सर मैं मिलिट्री में भर्ती होना चाहता हूँ। तो वो सीधा है साहब, आप देखिए ये कैसा मूर्खतापूर्ण है कि आप इतने बड़े अधिकारी को सीधा ऐसे बोलते भर्ती होना चाहता हूँ जनाब। तो बोलता है ये जवानी का जोश है, खून गर्म है, आप ये करता है, लेकिन आपको पता है बहुत टफ होते। मेरा सर मैं एनसीसी कैडेट हूँ, ये करना। तो बोले अगर सोल्जर में ही भर्ती, क्योंकि ऑफिसर बनने के लिए तो आपको और भी परीक्षा, सेकंड लेफ्टिनेंट, ये वो सब कुछ करना पड़ता है। बोलता है अगर सोल्जर में ही भर्ती होना था तो फिर कॉलेज के लिए करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। एनीवे सर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन भर्ती नहीं हो पाया, ये एक बात तो रही। चलिए चलिए, लेकिन आपने शुरुआत तो की थी, बिल्कुल इच्छा थी पर उसने सीखना, उसके माध्यम से आपकी जिंदगी में बड़ा डिसिप्लिन, अनुशासन, पंक्चुअलिटी, आपका टर्न आउट, वो सब बड़ा आपको मतलब आपकी लाइफ के अंदर बड़ा काम आया। एक काम आता है, बिल्कुल सही बात है। स्काउटिंग और एनसीसी दोनों ही उस टाइम किसी जमाने में स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती थी, कहना चाहिए। सही बात है। और दोनों आपके कैरेक्टर को बिल्टअप करते हैं ओवर द इयर्स, जो रहता है सालों में रहता है, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम एक दूसरी चीज की तरफ रुख करते हैं गिरीश भाई। आपने ये 7 नेशनल ट्रैकिंग एक्सपीडिशन भी पूरे किए हैं माउंटेनियरिंग के, तो इससे आपकी कला जीवन भी प्रभावित होती है, या आप अभी भी करते हैं, या पहले ही करते थे, छोड़ चुके हैं, क्या है इसके पीछे? हाँ, माउंटेनियरिंग एक्चुअली मेरी माउंटेनियरिंग की शुरुआत तो एनसीसी में ही हो गई थी, कॉलेज के लाइफ के अंदर। हाँ, मैं बेसिक माउंटेनियर्स का कोर्स किया था ए ग्रेड के अंदर, जो हिमालयन ट्रैकिंग इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार द्वारा संचालित। हाँ, तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने क्या करा, जो यूथ हॉस्टल है उसकी मैंने लाइफ मेंबरशिप ले ली। हर साल हम ट्रेकिंग करते थे, नेशनल एक्सपीडिशन करा करते थे। अभी भी मैं मेंबर हूं, और अभी भी मैं 2024 के अंदर भी मैंने एक ट्रेकिंग कंप्लीट किया मेघालय के अंदर। जो पहला केविंग माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट था मेघालय के अंदर, हमने किया था। वो बहुत बड़ा अच्छा अनुभव था। तो वो ट्रेकिंग मेरी लाइफ में है, मैं अभी भी करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। और ये मैं मतलब अभी आप यकीन करेंगे, मैं अभी मेरी उम्र है 66 साल, 65 कंप्लीट हो गए, 66 रनिंग है, लेकिन अभी भी मैं ट्रेकिंग करता हूँ। वो लोग मेरे से पूछते हैं गिरीश भाई आप इतना कॉन्फिडेंस से आप मॉडलिंग करते हैं, स्टेज पर ये कर सकते हैं, उसकी वजह ये कि सब कुछ मिला जुला है। आपके पास फिटनेस के लिए आप ट्रेकिंग कर रहे हैं, कला के लिए आपके पास थिएटर है, ऑर्केस्ट्रा है, तो ये सब चीजें मिली और कहीं ना कहीं एक दूसरी मतलब आपकी कला को निखारती है, आपको अनुशासित बनाती है उसके प्रति। तो सर, और ये बताऊं कि जैसे माउंटेनियरिंग है ना, वो आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, आप कहता है कि मैं कर सकता हूँ, निर्णय लेने की क्षमता बनती है, आप में पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मकता दूर करती है। मतलब सही मायने में अगर मैं कहूं कि जो पर्वतारोहण और ये माउंटेनियरिंग वगैरह है, ये जीवन को आपको अर्थपूर्ण बनाती है, बिल्कुल सही है ना। तो ये है, प्रकृति से आप रिदम महसूस कर सकते हैं, सूर्योदय, सूर्यत, लक्ष्य को पाना, अनुभूति, ये सब चीजें सर ऐसी है ना कि जिसको अपन शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है, अनूठा एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब गिरीश भाई आते हैं आपके प्रिय विषय की तरफ। आप 55 से ज्यादा नाटकों में अभिनय कर चुके हैं, कई नाटकों का निर्देशन भी किया है। कुछ ऐसे प्रमुख नाटकों के बारे में बताइए जिनका निर्देशन करना आपके लिए सबसे यादगार रहा हो, उसके बारे में बताइए। अब बातें करते हैं। हाँ, मेरे नाटक तो काफी के हैं, लेकिन कुछ नाटक जो है बड़े दिल के करीब है। उसमें से एक है रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जी का, उसके करीब हम लोगों ने 1500 पूरे भारतवर्ष में किए हैं। और उसमें पूरे नाटक के अंदर में 4 अलग अलग किरदार मैं उसमें निभाता हूँ। एक तो ये मुझे बहुत मिला है, और एक है ईशर बागी। आपने ये नाम नहीं सुना होगा शायद, ये नाटक ये ये इडिपस
जो है उसका ये इंडियन एडप्शन है, ईशर बागी, उसके अंदर इडिपस तो शायद ग्रीक नाटक है? हाँ, उसका उसी स्टोरी पर ये ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है। ट्रेजिक स्टोरी है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। हाँ, उसमें ये जो किरदार है जो मैंने निभाया था, वो भविष्यवाणी करता है, वो कहता है कि तुम्हारी शादी अपनी माँ से होगी। वो स्टोरी इस तरह से बनकर क्लाइमेक्स पर उसकी भविष्यवाणी सच। इडिपस में तो वो अपोलो का किरदार था, और इसके अंदर ये किरदार मेरा बड़ा अच्छा था, और मैं इसको इसलिए लाइक करता हूँ कि सर आप यकीन करेंगे, मैं इस किरदार को निभाने के लिए वो हमारे डायरेक्टर का जो प्रोसेस था उसके अंदर 7 दिन तक दाढ़ी नहीं बनाना है, ब्रश नहीं करना है, बालों में शैम्पू नहीं लगाना है। इसलिए आप उसके, अगर मैं फोटो आपको शेयर करूंगा तो आप देखेंगे कि वो नेचुरल जो, और वो हमने खुले मंच पे किया था, वो स्टेज पे नहीं हुआ था, वो रियल जमीन पर जो अलाव जलते थे उसके बीच में करा था। एक किरदार मिल लिए हम लोग ने कम से कम 6 महीने मेहनत करी थी उस नाटक को करने के लिए, पर वो स्टेज पे मंच नहीं हुआ था, वो ओपन के अंदर हुआ था, बाकायदा अलाव और जलते हैं कैंप फायर टाइप जलती है, उसके अंदर हमने, एक तो ये किरदार था, रश्मि रति थी सर। एक किरदार जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, जो नाटकों का जिक्र चलाया था, नरवेदी ही नाटक है। अच्छा। जो अनिल मारवाड़ी ने लिखा है, नर वैदेही, मतलब ये भी एक अपने आप में है। अगर बात का थोड़ा समय मिलेगा तो इसके बारे में जी करूंगा। एक मुक्तिधाम है और एक जम्बूरा नाटक है जो जिसका मैंने निर्देशन किया था, और एक प्राचीन और जो मैंने कहा कि मैं भोपाल के अंदर 1995 में लेके गया था वो। एक प्राचीन और, मतलब कहने का मतलब उस नाटक का ये है कि अगर हमें फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है या फिर वही मुकाम पे लाना है, तो हमें हमारा एक अतीत, एक प्राचीन को और वर्तमान में लाना होगा, और उसके आधार पर हमें पुनः भारत की रचना करनी पड़ेगी, तभी हम विश्व सिरमौर बन पाएंगे। आपने तो बड़े कठिन कठिन क्या कहना चाहिए कि बहुत ही दुरूह और ऐसे प्रमुख नाटकों में भाग लिया है और डायरेक्शन किया है। जैसे आपने ये इडिपस का बताया आपने मुझे, मुक्तिधाम तो शायद वो बनारस के जो घाट है उससे रिलेटेड है कुछ है? मुक्तिधाम जो नाटक है सर, वो ये बड़ा, मतलब जब मतलब ये बहुत प्राचीन समय का जो नाटक है, कहने का मतलब जब सनातन धर्म से मुंह मोड़कर लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। इसके लेखक थे अभिषेक मजूमदार जी, बहुत जाने माने लेखक हैं पश्चिम बंगाल। तो ये उस दौर की कहानी है जब सनातन धर्म से विमुख होकर लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे। तो मेरा रोल उसके अंदर था मठाधीश, जो हिंदू धर्म का वो है, और मेरे ही शिष्य कैसे चल के बौद्ध बनते हैं और अंत में मेरा मतलब मर्डर होता है। वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा सा इस तरह का नाटक था ना कि आजकल की जो सरकार है उस समय में उसको वंचित करना भी शायद उचित नहीं होगा, लेकिन हमने उसको कर दिया था। थोड़ा विवादास्पद है, इसके लिए उसका शो हमने सिर्फ 2 शो करे और फिर उस नाटक को बंद कर दिया। लेकिन बहुत चैलेंजिंग उसका आलोक जी, उसकी दिलचस्प बात ये होगी और कि इस नाटक में दर्शक मूव करते थे, आप समझ रहे हैं, मतलब ऑडियंस, दर्शक जो थे नाटक के साथ साथ अलग स्थान पर जाते थे, वहां पर नाटक चल रहे थे तो दर्शक मूव होते थे, और जिस स्थान को छोड़ चुके हैं बैकग्राउंड के अंदर वो किरदार वहीं पर अपने कैरेक्टर में है। जैसे कोई पानी भर रहा है या लेके जा रहा है तो वो किरदार है, मतलब आप सेंटर में खड़े होकर देखेंगे चारों तरफ नाटक के जो किरदार है वो चालू है और नाटक चल रहा है। ये एक चैलेंजिंग नाटक था जिसका सेट डिजाइनिंग मैंने किया था उस अंदर में, मतलब तो ये इसकी बड़ी दर्शकों को भी इन्वॉल्व कर लिया था, एक पार्ट ऑफ द कास्ट बना दिया। हाँ, यस, दर्शक जैसे एंटर होते हैं वहां से वो उसका एक पात्र बन जाते हैं और वो मूव करते हैं पूरे उसके अंदर। ये एक बहुत अच्छा एक नाटक है जो मैं मानता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग।
अच्छा गिरीश भाई, अब ये बताइए कि कोई ऐसा किरदार या नाटक जिसने आपकी सोच, पर्सनैलिटी या जीवन दृष्टि पे बहुत गहरा प्रभाव डाला हो और आप महसूस करते हो कि मेरे अंदर भी उसकी बहुत आ गया है कुछ, ऐसा कोई है किरदार? किरदार तो मैं जो है जो अश्वत्थामा का एक जो किरदार है हम्म। वो हाँ वो, और उसके वजह क्या हो सकती है, वो तो मैंने एक अंधा युग नाटक है वो, जो अच्छा हाँ अंधा, धर्मवीर भारती जी का, हाँ हाँ, अंधा उनका। युग किया है आपने? अंधा युग हाँ किया है? हाँ तो अरे वाह वाह वो तो अच्छा। धर्मवीर भारती जी का नाटक है वो, मैं उसका भाई उसकी कोई गलती नहीं, उसको एक झूठी दी कि उसके पिताजी का देहांत हो गया, हम्म। सत्ता वो मारा गया फलाना, जबकि वो हाथी था। और वो बाद में वो आजीवन उसको सजा, वो कहते हैं कि वो आज भी जीवित है, आज भी आज जीवित है, भी जीवित है। घूम रहा उनकी है क्या वो गलती है, जो एक झूठ ने उनकी पूरी लाइफ को ये कर दिया। हाँ, हम्म। एक आपने जिक्र किया कि कौन सा एक चुनौतीपूर्ण जो था, मैं सर एक बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। जी। हमारा एक नाटक था नरवैदेही। मेरे बाल आल काफी बड़े हैं, आंखें मेरी बड़ी हैं, हम्म। तो कास्टिंग ये हुई कि गिरीश जी करेंगे रावण का रोल नरवैदेही के हम्म। अंदर। ये हम्म। नरवैदेही एक्चुअली है तो रामलीला चलती है, लेकिन ये उनके जो मंचित करते हैं जो किरदार, उनकी हम्म। लाइफ कैसी होती है उसके ऊपर बड़ा दिलचस्प ओके नाटक है सर। ओके हाँ, ओके तो ओके किरदारों ओके। की है कि वो रावण तो है, राम है, लेकिन उनकी रियल लाइफ में वो लोग कितनी मुसीबतों से काम करते हैं। अच्छा 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 तो अच्छा। रावण का किरदार यह था, तो मैंने मेरे डायरेक्टर को बोला, श्री अभिषेक मुदगल के डायरेक्टर थे, मैंने बोला सर रावण को किसने देखा है, क्योंकि मैं अच्छा वही अरविंद ये त्रिवेदी, हाँ मैंने मैं बोला बोल रहा मैं। हूँ अभिषेक मुदगल, ये एनएसडी वाले, उन्हीं की बात कर रहे हो हाँ क्या? हाँ हाँ, जी जी जी, ये ओ उनका समझ गया निर्देशन। समझ गया। ठीक है, समझ गया। तो मैंने उनसे बात करी कि मैं बोला मैं अगर जैसे वो रामायण जो आती थी अपने टीवी पे हम देखा करते थे, तो अरविंद त्रिवेदी जो नाटक करते वही तो सारे ऐसे गुस्से वाला ना रावण है ये होते, तो मैंने बोला सर इस किरदार को मैं थोड़ा अलग ढंग से करना चाहता हूँ। तो उन्होंने हम्म। बोला क्या करना चाहते हो, मैंने बोला सर रावण को किसी ने देखा नहीं, अपन हमसे हम्म। गुस्से वाला और क्रूर दिखाते हैं, मैं इसको कॉमेडी बनाना चाहता हूँ। आप यकीन करेंगे मैंने उस नाटक के अंदर रावण का, ये चुनौती थी आपके लिए, क्योंकि आपको ऑडियंस स्वीकार ही नहीं करेगी कि रावण को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन मैं बोला सर मैं ट्राई करता हूं, तो मैंने उस किरदार उसकी मैंने इमेज को तोड़ा कि रावण इतना क्रूर था, मैं कॉमेडी करता था, जबकि वो क्रूरता दिखाई, लेकिन जो अंदाज था वो मैंने कॉमेडी था। और लोगों ने उस नाटक में उस रोल की वजह से लोग उसको याद करते हैं कि अरे यार गिरी भाई यार एक रावण एक कॉमेडी कैसे कर सकता है, लेकिन है कि यार रावण ऐसा भी हो सकता है। तो ये बड़ी चुनौतीपूर्ण एक भूमिका थी जो निभाई, बड़ा मजा आया नरवैदेही के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया। अब गिरीश भाई हम थोड़ा सा और रुख करते हैं एक अलग डायरेक्शन में। आप अपने यादगार रोल में बोले गए कोई डायलॉग या संवाद अगर हमारे लिए ये, क्योंकि आप इतना फ्री होके हमारे से बातचीत कर रहे हैं, तो हम अब आपसे ये हिम्मत कर पा रहे हैं कि आपसे कहें कि कोई अच्छा सा डायलॉग सुनाइए। या अभी आपने रश्मि रथी का भी जिक्र कर ही दिया है, तो रश्मि रथी भी आप सुनाते हैं, तो आप रश्मि रथी सुनाइए। जो आप आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, आप क्या सुनाना चाहते हैं? रश्मि रथी के अंदर पहली बात है स्पष्ट बता दूं कि रश्मि रथी के अंदर मैंने ये किरदार नहीं निभाता, ये कृष्ण का रोल है। लेकिन क्योंकि आपको पता है 2019 के अंदर कोरोना हुआ था, और मैं था आईसीयू के अंदर, मैं और मेरी मिसेस हम दोनों आईसीयू में थे, 70% हम लोग पर इफेक्ट हो गया था। तो उस वक्त मैं इसको ना मुझे नहीं पता था कि मैं कल की सुबह देख पाऊंगा या ना देख पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त तो मैं ना ये लगा के इसको याद करता रहता था, इसको पढ़ता था, बड़े बड़ा मेरे को हिम्मत मिलती थी इससे, इसको सुनकर बड़ा। हाँ, तो मैंने उसको याद किया, जबकि मेरा नाटक के अंदर मेरा रोल में नहीं था, लेकिन मैंने उसको याद इसलिए किया कि मुझे, तो अच्छा। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि, और ये मेरे को पूरा याद है, मैं इसको मंच में सुनाता हूँ। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। हम इनफैक्ट वी आर लकी ये हम सुन पा रहे हैं आपसे। सुनाइए। परसों तक वन में घूम घूम, परसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और।
सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मिटाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दुनिया अगर तो आधा दो, दुनिया अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। हरि ने भीषण हुक्कार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा चित्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुज सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि रुद्र ब्रह्मा महेश, सतकोटि रुद्र जुस्पति गणेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, आहा दुर्योधन बांधिने। बोलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से कटती जाल सजन, सांसों में पाता जन्म पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर पड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निचर, बरसेगी ऊपर वैन प्रकार, फरसे से नाग का ढोलेगा विकराल काल, मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण, भूत के छूटेंगे, वायसराल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के टूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। कैसा रहा आलोक जी? अरे भाई मैं क्या कहूँ आपको, मैं तो ताली बजा सकता हूँ और तो कुछ नहीं कह सकता। मतलब हमारा तो अब मैं तो समझ नहीं रहा आगे आपसे प्रश्न क्या पूछूं। क्योंकि आपने तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया हम लोगों को। पर ये बड़ी प्रेरणादायक है। मैं बोलता हूँ पूरी रश्मि रथी तकरीबन 170 पेज की है। आप किसी भी सर्ग को आप उठा के आप देखो, बोलो अरे बाप, कमाल कमाल। राष्ट्र कवि जी ने कभी कमाल का लिखा है, वाह। कर्ण वाला पार्ट भी है ना, संधि विच्छेद क्या है? हाँ, वो तो ये तो सेंटर पार्ट है, जो उसका मेन किरदार जो है वो कर्ण के ऊपर ही है।
बहुत बहुत ये अच्छा। समीर जी सुन रहे होंगे, आई एम श्योर बहुत उनको मजा आ रहा होगा। बिल्कुल। वॉइस ओवर आर्टिस्ट है समीर जी, क्षमा चाहूंगा क्योंकि ये बड़ी साहित्यिक रचना है, कुछ उच्चारण के अंदर फ्लो में गलत निकल रहा, तो क्षमा चाहूंगा जी। नहीं नहीं, आपने पूरे उसके साथ फ्लो के साथ बोला है सर, मजा आया। हाँ गिरीश जी, अब आते हैं हम 2019 में आपने रेल सेवा से रिटायरमेंट के बाद 2025 में आप मॉडलिंग की दुनिया में भी आ गए। तो इस प्रवेश और इस बड़े कैरियर परिवर्तन के पीछे क्या कारण रहा है, या कौन सा ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आप मॉडलिंग करने लग गए? ये मतलब मैं कभी मॉडल बनने की तो मैं सोची ही नहीं थी, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडलिंग लाइन में जाऊंगा या कुछ करूंगा। लेकिन जब भी मैं किसी कैंप में होता हूँ या मैं स्टेज पे होता हूँ, तो लोग मेरे को, जब मेरा इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि ये गिरीश जी 60 के हैं या 65 साल के हैं, तो वो बोलते हैं माशाल्लाह क्या पर्सनालिटी है, क्या आंखें हैं, क्या चलते हो। तो कई बार कॉम्प्लीमेंट मिलता है, गिरीश जी आपको मॉडलिंग करना चाहिए। तो मैं हंसता था, अरे मैं बोला मॉडलिंग आपने क्या। मेरे को क्या हुआ, एक बार वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना। क्या हुआ, मेरे को किसी ने एक लिंक भेजी, मेरे बोले गिरीश जी ये इंडिया के सुपर मॉडल हैं और इन्होंने 60 इयर्स के बाद में मॉडलिंग चालू करी, और 4 साल के अंदर ये इंडिया के टॉप मॉडल है दिनेश। दिनेश अच्छा। हाँ दिनेश, हाँ। तो मैंने उनको देखा तो वो इतना मोटा फूला हुआ शरीर, पूरा एकदम हेवी बॉडी। उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को चेंज किया, और आज वो सुपर मॉडल है, दिनेश मोहन नाम उनका है। अच्छा, दिनेश। हाँ अच्छा। हाँ, दिनेश मोहन। आप तो उनकी लाइफ से बड़ा इंस्पायर हुआ। मैं बोला इतना मोटा आदमी अपनी बॉडी को बना के कर सकता है, तो मेरे पास तो भगवान की दुआ से मुझे तो ज्यादा कुछ मेहनत करनी ही नहीं, मैं तो अभी भी मेंटेन्ड हूँ और कर सकता हूँ। और दिनेश मोहन सिर्फ सिर्फ और वॉक करके अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते हैं, मेरे पास तो टैलेंट भी है, मैं गा सकता हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो वो मैं जब वीडियो बार बार देखा तो मैं उससे बहुत हुआ। और आप यकीन करेंगे, जिस दिन मुझे मिस्टर भारत का अवार्ड मिला, मैं जिसको देख के प्रेरणा प्रेरित हुआ था, उन्हीं ने आके मुझे वो अवार्ड मंच पर दिया। ओके ओके। ये कितनी बड़ी बात है कि आप किसके करते हैं वही आपके मंच पर आपको मंच साझा कर रहे हैं। तो अब मैं करता, और अब मैं इस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देने लग गया हूँ, थोड़ा जिम जाने लग गया हूँ, थोड़ा हेल्थ पे थोड़ा और कपड़े भी उस तरह से पहनता हूँ कि ताकि लगे। तो मेरे को अलग अलग तरीके का, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कि आलोक जी, एक मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान ने आपको जो है ना, वो गिनती की सांसें दी है। मतलब वो जो सांस है उसमें आप एक कम भी नहीं कर पाएंगे, एक बढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो ये सांस लेने और छोड़ने के बीच की में जो पल है ना, ये आपकी जिंदगी है। अगले पल का आपको पता नहीं, तो ये जो पल है ना, इसको जीना है, इसको जीना है। और इसमें जो भी आता है ना, बस इस पल को जियो, कल को नहीं। तो बस मैं आपने ऐसी बात कह दी है कि बस क्या बताओ, इसकी तो क्लिप बना के हमारे को बार बार रिपीट करनी चाहिए। कि आप ये देखिए कि जितनी सांसें हैं वो सब गिनी हुई हैं, उससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो सकती। और इस पल में आप जो कर लो वो कर लो, बिल्कुल सही बात है। और मजा आ गया सुन के आपकी बातें। तो आपको ये जो अवार्ड मिले, मिस्टर भारत 2025, मिस्टर लिट मैग्नेटिक चरिस्मा, ये सब इसी मॉडलिंग के लिए मिले हैं? अच्छा। हाँ, देखिए ये सब संजोग देखो कैसे जुड़ता है मेरी लाइफ के अंदर। मैंने कहा ना कि आप स्काउटिंग करो, माउंटेनिंग करो, आपको अपनी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन आता है, एक पंचुअलिटी आती है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट रहता है। क्योंकि जो स्काउटिंग है ना, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अगर आप इसके मूलभूत उसमें जाओगे तो युवा का सर्वांगी विकास करके उसको आदर्श नागरिक बनना। तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रहा था, वो कहीं ना कहीं मेरे में, मतलब ये चीज मेरे पर आई। और 22 फरवरी वेडन पॉल जी का जन्मदिन है, 22 फरवरी। तो मेरा पहला मॉडलिंग का शो भी 22 फरवरी को होता है। आप संजोग देखिए, मैं जिन्हें अपना भगवान मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, उसी के जन्मदिन पे मेरा मॉडलिंग की लाइफ शुरू होती है, और उसी के अंदर मेरे को अवार्ड मिलता है मिस्टर भारत का। वाह जी सर। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी आपके कैरेक्टर की एक बहुत ही
विशेष कहूं या एक नई चीज मैंने सुनी कि बेडन पॉवल को कोई अपना भगवान माने। मतलब ये बहुत ही यूनिक चीज है। मतलब मैं स्काउटिंग से बहुत लोग जुड़े हैं दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे स्काउट्स हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर बेडन पॉवल को आप अपना इष्ट मान रहे हैं तो ये आपका एक अजब जुड़ाव है और बड़ा बड़ा ही खूबी है आप में। सर इसको कर रहे 2007 के अंदर स्काउटिंग को 100 साल हुए थे। मतलब 1907 में चालू हुई थी और 2007 में हुई थी, तो वो सेंचुरी सेलिब्रेशन था। तो मेरा लगा इसलिए क्या कुछ करना चाहिए। तो आप यकीन करेंगे ये मेरे गले में अभी भी है, अभी भी मैं उसको ही हाथ लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने एक स्काउट का लोगो बना के मेरी सोने की चेन में डाला और उस वक्त, तो आज होता तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन उस वक्त 5,500-6 हजार रुपए तोला सोना था। 1.25 लाख रुपए। तो वो किरदार की अगर डिमांड नहीं होती तो 24 घंटे मेरे गले में रहता है। अगर कभी कोई शूटिंग के दर में जिसको हटाना है तो ही हटाता हूँ, जनरली वो मेरे साथ रहता है। मेरा परिवार जानता है कि मैं बड़ा प्रेम करता हूँ सर। बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो चलिए अब धीरे धीरे हम अपनी आखिरी पायदान पे आ रहे हैं, क्योंकि बातें हमारी बहुत लंबी होती जा रही है जी। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय आपकी सेवाओं को सम्मानित किया गया, तो इन सब में आपको समाज सेवा के मार्ग पे भी आप आगे बढ़ते रहे हैं, सोशल सर्विस कॉजेज में भी आप जुड़े रहे हैं, तो ये कहाँ से प्रेरणा आती रहती है आपको? प्रेरणा तो सर हमको, जो मैं कहा ना कि बचपन से हमको ये बीज बो दिए गए थे। मैंने जैसे आपको पहले मैं जिक्र किया था कि गुड टर्न, आपको प्रतिदिन एक भलाई का काम करना है, फिर वो जो आपके हैबिट में है। तो आज की तारीख में भी हम सोचते हैं कि जब शाम हम रात को सोते हैं तो हमको लगता है कि हमने क्या सेवा काम किया, आज हमने क्या किसी की भलाई करी या किसको क्या हम हेल्पफुल रहे। ये नेचर हमको बचपन से लेके आज तक हमको मिलता रहा, हम काम करते रहे। और जैसे कि आप में बताया कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान था। आपको अगर पता होगा कि सौराष्ट्र के अंदर कच्छ भुज के अंदर बहुत बड़ा भूकंप आया था 26 जनवरी के दिन पर। जी। मैं 1 महीने तक वहां रहा था, जबकि वहां पे न किसी की पानी की व्यवस्था थी न कुछ किया था, और वहां मैं 1 महीने तक कैंप किया था। लातूर के अंदर हमने बहुत काम किया, सफाई अभियान कराए। पानी के संकट के दौरान जब पानी की तो स्पेशल ट्रेन चलती थी, याद है आपको? जी स्पेशल वाटर टैंक चलाता थी। मुझे याद है, आज तक उसी टाइम लॉन्च हुआ था, 26 जनवरी की बात है, और उसी टाइम ये भूकंप आया था। और मैं उसके तीसरे दिन मैं वहां पर पहुंच के मैंने मेरा कैंप लगा दिया, क्योंकि मैं वहां पे उस वक्त मैं स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर था। तो पूरे इंडिया का एक कैंप लगाया था, जो भी राहत सामग्री आती थी उसको वितरण करना है, क्या करना है, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है। फिर कभी सर मुलाकात होगी तो उस पर बात करेंगे अपन। बिल्कुल जी। चलिए सर, तो अब ऐसा करते हैं गिरीश जी कि आप या तो हमें कोई संदेश लास्ट में दीजिए, या कोई अगर आपको इच्छा हो अंदर से कोई एक अपनी नाटक का या फिल्म का कोई एक डायलॉग या संवाद सुना दीजिए। थोड़ा छोटा हो या कैसे भी हो, एक संवाद सुना दीजिए, तो हम उसी से इसको क्लोजिंग कर देते हैं। हाँ, मतलब पहली बात तो संदेश तो मैं क्या कहूंगा कि हर को अपनी लाइफ जीता है, पर मेरे को लगता है कि मैं अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जो मैं करता रहूंगा। ईश्वर ने जितनी सांसें दी है जिंदगी की, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आसमान बाकी है। और संदेश की जो आपने बात कही, तो अपन यहाँ पे उसको एंड करेंगे इसकी साथ में कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, जो होना है होके रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। एक गाना सर छोटा सा एक गुनगुना देता हूं और इसके साथ हम इसको एंड करेंगे कि गिरना नहीं है गिर के संभलना है जिंदगी, गिरना नहीं है गिर के संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, रुकने का नाम मौत है,
चलना है जिंदगी, गिरना नहीं है, गिर के संभलना है जिंदगी। चल चल रे राही चल रे, चल चल रे राही। बस सर यही वाह, जिंदगी का है कि बस चलते रहो, करते रहो, बस चलने का नाम है जिंदगी। क्या जिंदगी साहब, जस्ट मजा आ गया, मजा आ गिरना गया। नहीं, गिर के संभलना है जिंदगी। जिंदगी में उतार मजा, चढ़ाव तो सर आते रहते हैं। हाँ मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो दोस्तों, आज की ये बातचीत सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं थी, बल्कि एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर थी कि अगर इरादा मजबूत हो और लगन सच्ची हो, जिंदगी में मंजिलों की कोई सीमा नहीं होती। डॉक्टर गिरीश कुमार यादव जी ने हमें यह सिखाया कि चाहे उम्र कोई भी हो, नई शुरुआत हमेशा संभव है। रेल सेवा से रिटायरमेंट के बाद मॉडलिंग की दुनिया में जाकर इतिहास रच देना, यह बताता है कि सपने कभी पुराने नहीं होते, बस उनमें उड़ान भरने का साहस चाहिए। थिएटर, निर्देशन, अभिनय, स्काउटिंग, समाज सेवा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व, गिरीश जी की जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है कि कला, अनुशासन और इंसानियत तीनों मिलकर ये कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाते हैं। गिरीश जी, आपके विचार, आपकी जर्नी, आपकी ऊर्जा हमारे हर लिसनर के लिए प्रेरणा बनकर रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। आज रियली आपके साथ बात करने का बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे को बरसों तक जानते हैं। और और समीर भाई की आवाज, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि उनकी थोड़ी दमदार आवाज मुझे थोड़ी सी दे दे। और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। और दोस्तों, अंत में याद रखिए, जैसे गिरीश जी कहते हैं, वही कार्य करें जिसमें आत्मसंतोष मिले और अपने पर गर्व कर सकें। इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड। आरजे आलोक साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।